पाकिस्तान में एक आदमी ने अकेले 72 PhD स्कॉलर्स को सुपरवाइज़ किया। आज पूरा HEC मिलकर भी इतने स्कॉलर्स पैदा नहीं करता। उसने 850 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स लिखे, 21 पेटेंट्स, 130 से ज़्यादा किताबें। 1999 में वो पूरी मुस्लिम दुनिया में पहला साइंटिस्ट बना जिसने यूनेस्को साइंस प्राइज़ जीता। और फिर हमने एक साल में उसके बनाए HEC का बजट 65 बिलियन से काट कर 25 बिलियन कर दिया। उसी साल डिफेंस बजट 17% बढ़ गया। अस्सलामुअलैकुम हाइव। चलें बात करते हैं डॉक्टर अताउर रहमान की। ऑर्गेनिक केमिस्ट, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, 850 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अगर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करे तो 30-40 पेपर्स ही पब्लिश कर पाता है। अताउर रहमान ने 850 किए। इंटरनेशनल रिव्यूड जर्नल्स में दुनिया के दूसरे साइंटिस्ट्स ने इनके पेपर्स को चेक किया, इन्हें चैलेंज किया और फिर कहा कि हाँ, ये काम बिल्कुल सही है। 2002 में मुशर्रफ ने इन्हें HEC का चेयरमैन बनाया। इनके आते ही रिसर्च वर्क बढ़ा, लोगों की जॉब्स सिक्योर होने लगी, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आने लगी और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होने लगी। 72 PhD स्कॉलर्स को तो इस बंदे ने खुद सुपरवाइज किया। अब बात करते हैं उस सब की जो हमने इस शख्स के साथ किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 37 कहता है कि स्टेट एजुकेशन को प्रमोट करेगा। विज़न 2025, नॉलेज इकोनॉमी। ये अल्फाज स्पीचेस में अदा किए गए, बैनर्स पर लिखे गए, इंटरनेशनल फोरम्स में पेश किए गए, लेकिन बाद में इन्हें केयरफुली फोल्ड करके एक ड्राज में रख दिया गया। ये पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है कि कराची यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर केमिकल्स खरीदने के लिए स्टूडेंट्स को अपनी जेब से पैसे दे रहा था। रीज़न, लैब में पड़े हुए केमिकल्स एक्सपायर हो चुके थे और नए केमिकल्स खरीदने के लिए लैब के पास बजट नहीं था। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के साथ नहीं हुई, पूरे सिस्टम का ही ये हाल है। पाकिस्तान अपनी GDP का ओनली 0.3% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। ग्लोबल एवरेज 2.2% है। 2008 में जरदारी के दौर में जब डिफेंस बजट को 17% बढ़ाया गया और HEC के बजट को 65 बिलियन से 25 बिलियन कर दिया गया तो डॉक्टर अताउर रहमान ने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने पब्लिकली कहा कि ये सिविलाइजेशनल मिस्टेक है, ये हमारे मुल्क को तबाह कर देगी। एक यूनेस्को प्राइज़ विनर, 850 पेपर्स का ऑथर ये बात पब्लिकली बोल रहा था कि ये इकदाम मुल्क को तबाह कर देगा और ये बात सबने सुनी भी, लेकिन सुन के नज़रअंदाज कर दी। डिफेंस स्पेंडिंग का रिज़ल्ट आमतौर पर 4-5 साल में नज़र आ जाता है और सबको शाबाशी भी मिल जाती है, लेकिन अगर हम रिसर्च स्पेंडिंग की बात करें तो उसका रिज़ल्ट 20-30 साल के बाद जाकर नज़र आता है और फिर किसी का क्रेडिट किसी दूसरे को मिल जाता है। ये वो पॉइंट है जहाँ हम सब जिम्मेदार हैं वाली बात आती है, जो हम सब कहते हैं, और यही बात एक्चुअली ज़िम्मेदारों को बचाती है। जब सब जिम्मेदार होते हैं तो मतलब कोई भी ज़िम्मेदार नहीं होता, और जो लोग असल में इस सब के ज़िम्मेदार हैं वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये इनकम्पिटेंस नहीं थी, क्योंकि अगर ये इनकम्पिटेंस होती तो अब तक इसको दुरुस्त कर लिया गया होता, लेकिन यहाँ पर अब तक वही सब कुछ चल रहा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो ब्रेन्स एक्सपोर्ट करता है और लोन्स इंपोर्ट करता है। $30 बिलियन रिमिटेंस हर साल। हम अपने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स को बाहर के मुल्क भेजते हैं क्योंकि हम यहाँ उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद हम उन्हीं पर फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं। वो जो पैसे यहाँ भेज रहे हैं वो कोई चैरिटी नहीं कर रहे, बल्कि वो उस मुल्क का कर्जा चुका रहे हैं जिस मुल्क ने कभी उनकी ज़रूरियात को पूरा करना अपनी ज़रूरत ही नहीं समझी। आप भी यकीनन बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बाहर जा चुके हैं। कज़न कनाडा में, दोस्त UK में, क्लासमेट जो PhD करने के लिए US से गया और बाद में वहीं रुक गया। ये वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान में रोकने के लिए डॉक्टर अताउर रहमान ने एक सिस्टम बनाया था, लेकिन उस सिस्टम को काट दिया गया और इवेंचुअली लोग भी चले गए। अपने सर्कल में 10 ब्राइटेस्ट नाम सोचो जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में आपके साथ थे। अब सोचो कि आखिर उनमें से कौन कौन पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान में है, क्या वो
اپنے ہائیسٹ پوٹینشیل تک پہنچ گیا یا اسے پاکستان کے حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑا؟ ڈاکٹر عطاء الرحمان ان کو ان کے ہائیسٹ پوٹینشیل تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن بجٹ نے انہیں اس کی اجازت نہ دی۔ جن لوگوں نے HEC کا بجٹ کاٹا، وارننگ اگنور کی، ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ریزگنیشن کو بیوروکریٹیکلی پروسیس کیا اور آگے بڑھ گئے، وہ کوئی عام پاکستانی نہیں تھے۔ ان کے پاس اسپیسیفک پوزیشنز تھیں، ان کے پاس پاور تھی، ان کے پاس چوائس تھی، انہیں پتہ تھا کہ کانسیکوینسز کیا نکلیں گے، لیکن ان سے اس سب کے باوجود کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا گیا، نہ فارملی اور نہ ہی پبلکلی۔ اور ہم سب ذمہ دار ہیں، یہ وہ کمفرٹنگ لائن ہے جو ہمیشہ ان کو بچا لیتی ہے۔ بلیم کو اتنا پھیلاؤ کہ وہ غائب ہو جائے۔ اور اب سوچو کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کی طرح کوئی اور جینیس سائنٹسٹ بھی ابھی پاکستان میں ہوگا، کسی یونیورسٹی میں، کسی ٹوٹی پھوٹی لیب میں، یا پھر وہ پاکستان سے جا رہا ہوگا، اور وہ لوگ جو یہ اسپیسیفک ڈیسیجنز لیتے ہیں، جو اسپیسیفک بجٹس کو نیگوشیٹ کرتے ہیں، انہیں اس کی ضرورت کبھی نہ کبھی ضرور پڑے گی، ابھی نہیں تو 20 سال بعد صحیح، جب دوسرے ملک ان سے بہت آگے نکل چکے ہوں گے، جب IMF کی اگلی 10 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہوگی کہ اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بڑھاؤ، جب انہیں یہ دکھانا ہوگا کہ ہاں ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، ہم بھی کیپیبل ہیں، اور تب وہ سائنٹسٹ وہاں نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے خود اسے جانے دیا ہوگا۔ یہ ان کا بہت بڑا لاس ہے، لیکن وہ تب تک اس لاس کو نہیں سمجھیں گے جب تک بہت دیر نہیں ہو جاتی، پھر وہ یہ سب مسئلے فکس کرنے کے لیے کسی اور شخص کو تلاش کریں گے، لیکن وہ شخص بھی ملک چھوڑ کر جا چکا ہوگا۔